दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बच्चों को हम जनता इंटर कॉलेज महारुआ की तरफ से विजय पांडे अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थी मैच्योर विद्यार्थी माने जाते हैं, परिपक्व विद्यार्थी माने जाते हैं और खासकर अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों से समाज में रहने वाले लोग, उनके पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है जीडीपी। इस पर प्रायः पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते हैं। प्यारे बच्चों, देश की अर्थव्यवस्था को समझने में अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न प्रायः जीडीपी की रट लगाए रखते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को आज जीडीपी के बारे में बताना चाहते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब आप सकल घरेलू उत्पाद, आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में, विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के अंदर, यूँ तो हम उसको तिमाही में भी विभाजित करते हैं, किंतु एक वर्ष के अंदर जो कुल उत्पाद होता है, एक वर्ष के अंदर कुल उत्पाद का जो मौद्रिक मूल्य होता है, हम उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मौद्रिक मूल्य जो होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें निहित होती हैं, जिसमें समस्त प्रकार के उत्पादन के जो अवयव हैं, उनके आदर्श संयोग से जो कुल उत्पादन होता है, उसके सकल मौद्रिक मूल्य को हम प्लस विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको तब तक कुछ कम समझ पाएंगे। इस जीडीपी के बाद आता है एनएनपी। एनएनपी इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उसमें से हम क्या घटा देते हैं? डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, प्लस विदेशों से प्राप्त
आय को जोड़ देते हैं, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देते हैं। जो प्राप्त होता है हम उसे एनएनपी कहते हैं, हम उसे एनएनपी कहते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, इसके बाद फिर होता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है, जिसको हम व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं, यदि यह इंपोर्ट के सापेक्ष एक्सपोर्ट अधिक है, अर्थात हमारा निर्यात आयात के सापेक्ष अधिक है, तो अनुकूल व्यापार संतुलन है। हम इसको अर्थशास्त्र की भाषा में अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे, अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। किंतु जब हमारा इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, अर्थात आयात निर्यात से अधिक होगा, तो हम इसको प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, हम इसको प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। और इसके बाद की जो बात आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में हम यह देखते हैं कि जो हमारा निर्यात मूल्य है, जो हमारा निर्यात मूल्य है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो सीधे करेंसी नहीं दी जाती है, अर्थात उतनी कीमत की वस्तुएं दी जाती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हम करेंसी कोई भी देश किसी को नहीं देता है, उस वस्तु के बदले उतना मूल्य देता है। यही वजह है कि जो गरीब कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा प्रतिकूल रहता है। तो निर्यात मूल्य जो है यह आयात मूल्य से अधिक हो, मोर देन हो, तो यह है प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। और यदि आयात मूल्य निर्यात मूल्य से कम हो तो हम इसको प्रतिकूल व्यापार भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक 1952 से जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली और लगभग 2004 तक जो कृषि क्षेत्र था इसमें 16% भागीदारी के तहत यह सर्वाधिक था। किंतु बाद में जब कम्युनिकेशन एरा आया, सूचना क्रांति का युग आया, तो सेवा क्षेत्र में ये सूचना के जो अवयव हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान देना प्रारंभ कर दिया। किंतु ये समय का चक्र है। वर्तमान में कोविड-19 डिजीज जो ग्लोबल डिजीज आज बन गई है, वैश्विक महामारी बन गई है, ऐसी परिस्थिति में हमारे जो कृषि क्षेत्र है इसमें बम्पर पैदावार हुई, अर्थात जिंसों की पैदावार बहुत अधिक हुई। आज वर्तमान में इस 67.4346 करोड़ टन जिंसों का उत्पादन हुआ है। यही नहीं, 32.47 करोड़ टन हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हमने उत्पादन किया है। तो प्यारे बच्चों,
कुल मिलाकर के जो जीडीपी है, जिसके बारे में लोग तमाम तरह की चर्चा करते हैं और जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और कोविड-19 इस ग्लोबल डिजीज में आज हमारी कृषि क्षेत्र पुनः अर्थव्यवस्था को, जीडीपी को सबसे बड़ा योगदान देने जा रही है। धन्यवाद।